हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम विषय राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12। साथियों, राजनीतिक विज्ञान का पेपर 6 अप्रैल को होने वाला है। तो 6 अप्रैल के अंदर हम आज से ये संकल्प लेते हैं कि जो ये आंकड़ा दिख रहा है आपको 80, तो ये आंकड़ा हमारी जब रिजल्ट आए तो भी यही आंकड़ा वापस हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत मैं आपके साथ मिलकर और आप मेरे साथ मिलकर करना। तो जब रिजल्ट आएगा तो वास्तव में आप ये कहोगे, वाह क्या अच्छी तैयारी करवाई है। जिसे मुझे जो उम्मीद थी, मेरे माता पिता को जो मेरे से उम्मीद थी, वो मैंने पूरी करके दिखाई। तो साथियों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। जो जितना तपेगा वो उतना ही निखरेगा, वो उतना ही निखरेगा। तो हमारे साथ अभी से जुड़ जाएं। अपने जितने भी साथीगण हैं उनको भी हमारे चैनल से जोड़िए ताकि उनको भी अच्छे से अच्छा फ़ायदा हो। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा एक ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप कक्षा 12 के छात्रों के लिए। जिसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक पिन कर दिया जाएगा। तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथियों, बिना समय गंवाए हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे राजनीतिक जो विषय है उसके अंदर भाग के अंदर है समकालीन विश्व राजनीति के अंदर 9 पार्ट है। कितने पार्ट है? 9 पार्ट है। और ये पाठों के अंक बाहर दिए गए हैं आपको साइड में। जैसे पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, तो आज हमें वो शीत युद्ध का दौर है ये पाठ पढ़ने वाले हैं। 6 नंबर पक्के करने वाले हैं इस एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भाग ख के अंदर स्वतंत्र भारत की राजनीति आती है जो 40 नंबर की है। और उसका जो पार्ट है पहला राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये 4 नंबर का है। ये सभी आपके नीचे दिए गए हैं अंक भार, ठीक है, सामने आप देख लीजिए, ठीक है। इसी के साथ निर्धारित पुस्तकें ये आपको एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित की गई है। अब हम चर्चा करेंगे शीत युद्ध का दौर, जो आपका चैप्टर कितने नंबर का है। परीक्षा के अंदर इसके संबंधित 6 नंबर के सवाल है वो आएंगे, ठीक है। इस पार्ट में से मैं सबसे पहले छोटे सवालों को लेकर के इम्पोर्टेंट बड़े सवालों को पार्ट वाइज हल करवाने वाला हूँ। तो साथियों, हमारा पहला पार्ट जो प्रश्न है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन सी 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई। तो इसका सही आंसर होगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है साथियों, याद रह जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरा सवाल है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो शीत युद्ध का साथियों चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। क्या था साथियों? क्यूबा मिसाइल संकट, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। तीसरा सवाल है मित्र राष्ट्रों के अगुवाई वाले देश कौन से थे। तो साथियों मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 खेमे के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध बंटा हुआ था, और उसके अंदर जो मित्र राष्ट्र है उसके अंदर साथियों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 देश है वो मित्र राष्ट्र के अगुवाई में थे। और इसी के साथ जो धुरी राष्ट्रों के नाम है वो आपको बताना है जर्मनी, इटली और जापान। दोनों कन्फर्म याद रखना है। मित्र राष्ट्र पूछे तो अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन और फ्रांस। और अगर धुरी राष्ट्र पूछे तो आपको बताना है जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल संख्या 5। जो अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या थी। तो क्या थी साथियों? पूंजीवादी थी। कैसी थी? पूंजीवादी थी। नेक्स्ट है छठा सवाल, अगस्त 1945 में जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। अगस्त 1945 के अंदर जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। इन 2 शहरों पर क्या है, बम गिराए गए थे। और उन बमों का जो वहाँ की आज वर्तमान जनता है उन पर भी है, उनका आज भी है वो प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान में रखना है। 7वां सवाल है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा अप्रैल 1949 के अंदर होती है, ठीक है। नाटो का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो नाटो का पूरा नाम है क्या? जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है साथियों। और इसकी स्थापना कब होती है? अप्रैल 1949 के अंदर होती है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है सवाल संख्या 8 हमारा,
नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो नाटो का पूरा नाम है साथियों अटलांटिक संधि संगठन। इतना भी हिंदी के अंदर भी लिख कर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अटलांटिक संधि संगठन। नेक्स्ट है नवा सवाल साथियों, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण है नाटो में सम्मिलित देशों को का यूरोप में मुकाबला करना। ठीक है साथियों, तो वार्सा संधि का जो मुख्य कारण पूछे तो नाटो में सम्मिलित देशों के यूरोप के अंदर मुकाबला करना था। नेक्स्ट है 10वां सवाल, सीटों का विस्तृत रूप लिखिए, यानी इसका पूरा नाम लिखना है। तो दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन, ये सीटों का पूरा नाम है। ठीक है, 11वां सवाल है साथियों, मार्शल योजना से आप क्या समझते हो? इंपॉर्टेंट सवाल है मार्शल योजना, परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है मार्शल योजना। ठीक है, तो मार्शल योजना यानी साथियों अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो सहायता की वह मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो सहायता की वह मार्शल योजना के नाम से जाना जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है हमारा 12वां सवाल। 12वां सवाल है एनपीटी एवं एलटीबीटी का पूरा नाम बताइए। तो साथियों एनपीटी का पूरा नाम है परमाणु अप्रसार संधि। क्या नाम है साथियों? परमाणु अप्रसार संधि। और एलटीबीटी का पूरा नाम है सीमित परमाणु परीक्षण, लिमिट टेस्ट बैन टेरिटी। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। 13वां सवाल है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो साथियों शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय वह अवस्था से है जब दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो लेकिन वास्तव में युद्ध न हो। तो साथियों मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि दो या दो से अधिक देशों के बीच कागजी युद्ध को ही क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। यानी उन देशों के बीच में युद्ध तो नहीं होगा लेकिन उन देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति रहे तो वह क्या है? शीत युद्ध है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। शीत युद्ध यानी जब दो देशों से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं साथियों? शीत युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है 14वां सवाल, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया शिखर सम्मेलन के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है 15वां सवाल, गुट निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, गुट निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? कई परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर, और जब आप आगे उच्च कक्षाओं के अंदर जाओगे वहाँ पर भी ये सवाल पूछा जाता है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी गुटों से अपने को अलग रखना। ठीक है, क्या होता है साथियों? गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है कि सभी गुटों से अपने को अलग रखना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना ही क्या है? गुट निरपेक्षता है। तो याद रह जाएगा कि सभी गुटों से अपने को अलग रखना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना ही क्या है? गुट निरपेक्षता है। नेक्स्ट है साथियों, बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा सेंटो के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेंटो का जो समझौता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है साथियों बगदाद समझौता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे 17वां सवाल है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? तो साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का ये सिद्धांत है। तो आपको रखना ध्यान में रखना है कि ट्रूमैन कौन है साथियों? ट्रूमैन अमेरिकी राष्ट्रपति है। कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति है जिनका नाम है ट्रूमैन। उन्होंने साथियों जो साम्यवाद को रोकने के लिए है एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था ट्रूमैन सिद्धांत। याद रह जाएगा। इम्पोर्टेंट सवाल भी है और ये सवाल आप है कॉपी के अंदर है स्टार लगा करके लिख करके ले जाएं, हूबहू परीक्षा के अंदर छप सकता है। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो साथियों बर्लिन की दीवार है 9 नवंबर 1989 के अंदर गिराई गई थी। याद रह जाएगा 9 नवंबर 1989 के अंदर है ये दीवार है वो गिराई गई थी। इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से साथियों, पढ़ करके जाना इसको। ठीक है, आगे 19वां सवाल है, भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा 1971 के अंदर किए थे।
आगे सवाल संख्या 20 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 के अंदर होता है। कब होता है? 1990 के अंदर जर्मनी का एकीकरण होता है। ठीक है। और जो 21वां सवाल है, ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा करके जाइए, हूबहू परीक्षा के अंदर छपने लायक है। गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो साथियों, जो भी मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, आप इनको अलग से कॉपी में लिख लीजिए और जब आपकी परीक्षा हो तब इनको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं। वास्तव में आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो आपकी जो पूरी किताब है उसमें से आपकी परीक्षा के अंदर तो 23 सवाल छपने वाले हैं। तो मैं ऐसे सवाल आपको बता दूंगा जो हूबहू परीक्षा के अंदर छपेंगे। तो 21वां सवाल है, गुट निरपेक्षता के प्रणेता। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रणेता भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो और घाना के एन क्रुमा एवं इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। तो ये चारों पांचों नाम हैं, आप याद रख करके जाना, हूबहू परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 22वां सवाल, शीत युद्ध के काल की 3 पश्चिमी या अमेरिकी गठबंधनों के नाम लिखिए। तो नाटो, सेंटो और सीटो याद रह जाएगा। याद इतना ही लिख करके आओगे ना, नाटो, सेंटो और सीटो। नाटो का मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और जो आपका सेंटो होता है उसका पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, और जो आपका सीटो होता है उसका पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे 23वां सवाल है, टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अकाउंट में प्रस्तुत की गई थी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 24वां सवाल, गुट निरपेक्षता सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्षता सम्मेलन 1961 के अंदर बेलग्रेड में हुआ था। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। गुट निरपेक्षता से संबंधित एक सवाल 100% परीक्षा के अंदर छपेगा। ठीक है, चाहे कोई सा भी छपो, बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। 25वां सवाल है हमारा, सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता साल्ट पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने 18 जून 1979 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है 26वां सवाल, गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है, ये विचार किसके हैं? तो ये विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। ठीक है साथियों, आगे सवाल संख्या हमारा 27 है कि आपके जो पूर्ण व्यापार रक्त रंजित युद्ध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध का अर्थ यहाँ 2 शक्तियों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध है। देतांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 28वां सवाल है, देतांत का अर्थ होता है साथियों शिथिलता। क्या होता है? शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूएसए और यूएसएसआर तनाव शिथिलता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सवाल संख्या 29 है साथियों, जो निशस्त्रीकरण, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? तो साथियों, निशस्त्रीकरण का अर्थ है परमाणुक एवं अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त कर देना। यानी हथियारों को समाप्त करना ही क्या है? निशस्त्रीकरण है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, UNCTAD का विस्तृत रूप बताइए। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास सम्मेलन, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंग्लिश के अंदर भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट 31वां सवाल, परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या है? तो गुप्त नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। दोनों आपको याद रखने हैं। ये सारे छोटे सवाल थे। अब मैं बात करता हूँ बड़े सवालों की। लघुत्रात्मक के अंदर कौन कौन से सवाल आपके आ सकते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आपका 32वां सवाल है साथियों, तटस्थता से क्या आशय है। तो तटस्थता का मतलब है, तटस्थता का अर्थ मुख्य रूप से युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना है। ऐसे स्थिति युद्ध में संलग्न नहीं होते और नहीं युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। ठीक है, तो वही क्या है साथियों, तटस्थता है। इस शब्द को साथियों मैं हमारी भाषा के अंदर समझाऊं तो आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, ताकि जो समझ कर लिखता है वो अच्छी तरीके से लिखता है। साथियों ये एक राम नाम का लड़का है, ये एक श्याम नाम का लड़का है, इधर ये राजू नाम का लड़का खड़ा हुआ है। ये दोनों आपसी झगड़ते हैं, तो इनके बीच क्या होती है, लड़ाई होती है। और इस लड़ाई को कौन देख रहा है, राजू देख रहा है। तो दोनों लड़ते हैं, तो इधर से इनके पिताजी आते हैं और इधर से इनके पिताजी आते हैं, और इनको तो कुछ पूछते हैं। उसी के साथ दोनों यहाँ पिताजी इनके आकर के राजू को पूछते हैं कि राजू ये दोनों कौन क्यों लड़े, क्या कारण था। तो राजू ने नहीं तो इस राम का पक्ष लिया और नहीं श्याम का पक्ष लिया, और दोनों को कहा सर मुझे तो पता ही नहीं था ये क्यों लड़े हैं, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो जो राजू ने बात कही है कि मैं दोनों के बारे में क्यों बताऊं, यही मेरा दोस्त है, यही मेरा दोस्त है, और मैं अगर इसका पक्ष लूँगा तो ये मेरा दुश्मन हो जाएगा। तो इसलिए राजू ने दोनों पिताओं को कहा है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। तो यही क्या है, तटस्थता है। यानी जो देखा है प्रॉपर उसके बारे में कुछ भी नहीं देखना, तटस्थ हो जाना। ठीक है, तो यही तटस्थता है। और इस भाषा के अंदर आपको याद रखना है कि ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और नहीं युद्ध के सही गलत होने के बारे में कोई पक्ष लेते, तो वही क्या है, तटस्थता है। आगे 33वां सवाल है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अभिप्राय क्या है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें नवोदित विकासशील राष्ट्रों को राष्ट्रीय विकास पूंजीवादी राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर न रहे, और विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप एवं कच्चे माल वह उत्पादन राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर आधारित हो। तो ये नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। अपरोध का तर्क क्या है। तो अपरोध का तर्क क्या है साथियों, अगर कोई शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, अपरोध। यानी रोक और संतुलन का तर्क आ गया है। तो ये अपरोध आपको शब्द है और समझ में आया होगा। आगे 35वां सवाल है, शीत युद्ध के कारण बताइए। तो शीत युद्ध के कारण क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। शीत युद्ध के प्रमुख कारण, पहला कारण है अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति बनने की होड़। यानी अमेरिका और सोवियत संघ रूस दोनों के बीच महाशक्ति बनने की होड़। और दूसरा कारण है पूंजीपति और साम्यवादी विचारधारा के विरोध ने भी शीत युद्ध का बढ़ावा दिया है। तो ये शीत युद्ध के कारण आपको बताने हैं। 35वां सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक लगा लेना, ठीक है। और ये 36वां सवाल क्यूबा मिसाइल संकट 100% परीक्षा के अंदर छपेगा, आप इसको है कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। तो साथियों 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने हेतु वहां परमाणु मिसाइल तैनात की गई थी। क्यूबा ने मिसाइलों की तैनाती की जानकारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए, और इस चेतावनी से लगा कि युद्ध होगा, और इसी को हुई क्यूबा संकट के रूप में जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, इसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करके याद करके जाना है। क्यूबा मिसाइल संकट कब होता है, 1962 के अंदर होता है। ये छोटा सवाल भी पूछा जा सकता है। आगे 37वां सवाल है, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों यहाँ पर आपको लिखना है, पहला कारण है स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करने हेतु भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण इसीलिए किया ताकि वह स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण भी कर सके। और दूसरा पॉइंट है राष्ट्र हितों की रक्षा हेतु। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की
नीति का इसीलिए अपनाया ताकि वह स्वतंत्र रूप से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सके जिससे उसका हित साधता है। तो ये दोनों ही कारण इसके और भी बहुत कारण हैं। पहला आपको लिखकर कहना स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करने हेतु, और दूसरा है राष्ट्र हित की रक्षा हेतु। नेक्स्ट है हमारा सवाल संख्या 38वां सवाल है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष सम्मेलन किन कारकों की परिणति था? बेलग्रेड में 1961 में हुआ। गुट निरपेक्ष सम्मेलन की निम्नलिखित 3 बातों की परिणति था। तो यहाँ पर इसका उत्तर है 5 देशों के मध्य सहयोग, शीत युद्ध के प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, और तीसरा लिखना है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों को नाटकीय राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो वहाँ पर नवीन उदय हुए और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र के अंदर कितने 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल था, थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है। 39वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध की सकारात्मक प्रभाव क्या रहा है? तो यहाँ पर बताना है आपको। तो पहला है गुट निरपेक्षता आंदोलन की उत्पत्ति। गुटों में सम्मिलित होने से बचने के लिए गुट निरपेक्षता आंदोलन का जन्म और विकास हुआ। दूसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रोत्साहन मिला, यानी दो महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध की भयावहता के कारण संपूर्ण विश्व विभिन्न देशों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी प्रोत्साहन मिला। और तीसरा है प्रौद्योगिकी विकास, यानी शीत युद्ध के कारण समस्त विश्व में परमाणु शक्ति के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन मिला। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गुट निरपेक्षता आंदोलन की उत्पत्ति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। आगे है 40वां सवाल हमारा कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख कारण क्या है? आपको लिखना है। तो पहला कारण लिखना है साथियों, विकासशील देशों को न्यूनतम ब्याज शर्तों पर ऋण दिलाया जाए और उनके पुनर्भुगतान की शर्तें भी अत्यधिक लचीली रखी जाएं। दूसरा कारण है साथियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य संचालन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचार संहिता लागू की जाए। तीसरा कारण है कि विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त नवीन प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हो। और चौथा कारण है विश्व की अर्थव्यवस्था के अंतर्निर्भरता को अधिक कुशलता एवं न्यायपूर्ण प्रबंधन हो। तो ये 4 कारण आपको लिखने करके आने हैं। अगला सवाल है 41वां कि क्या गुट निरपेक्षता पृथकवाद है? तो इसको आपको लिखना है कि गुट निरपेक्षता पृथकवाद नहीं है, क्योंकि पृथकवाद का अभिप्राय एक ऐसी नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामले से अलग रखता है, जबकि गुट निरपेक्षता केवल दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहने से संबंधित थी। बाकी सभी अन्य देशों से गुट निरपेक्षता देशों के अच्छे संबंध थे। तो ये आपको इसका सही आंसर करके आना। और ये सवाल आपको इम्पोर्टेंट है। जो ये सवाल दिख रहा है 42वां, इसमें से आपको 1 नंबर कहीं से भी उठ करके सीधा छपने वाला है। तो साथियों यहाँ पर 1990 के अंदर क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, और 1962 के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट होता है, और 1955 के अंदर सेंटो बगदाद समझौता पर हस्ताक्षर हुए। 1991 के अंदर शीत युद्ध की समाप्ति होती है। कब होती है? 1991 के अंदर। तो यहाँ से एक सवाल छपना निश्चित है। आगे 43वां सवाल है हमारे, गुट निरपेक्षता आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, इसके पक्ष में आप तर्क दीजिए। तो पहला तर्क है साथियों 1962, चीन आक्रमण के समय श्रीलंका को छोड़कर किसी गुट निरपेक्ष देश ने चीनी आक्रमण का विरोध नहीं किया। नेक्स्ट है अगस्त 1971 में भारत के विदेश मंत्री सोन सिंह के सुझाव पर भारत और रूस के मध्य की गई शांति मित्रता व सहयोग संधि हुई। और तीसरा कारण है हमारे यहाँ पर कि 1983 गुट निरपेक्षता का 7वां सम्मेलन दिल्ली में हुआ, और जिसमें इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान में रूस की सेनाओं के प्रवेश की आलोचना नहीं की और भारत ने तटस्थता की नीति का परिचय दिया। तो ये तर्क देने थे अपन को, तो तर्क दे दिए।
तो पहला पार्ट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने आज के इस सेशन के अंदर आपको बताए थे। तो साथियों, इन प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको निश्चित रूप से आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए और परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर पढ़ करके जाएं, हूबहू छपने वाले हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राजनीतिक विज्ञान के संपूर्ण पाठों के इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण एवं अति उपयोगी होंगे। पिछली साल मैंने तैयारी करवाई थी दोस्तों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हूबहू प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर छपे थे। आप विश्वास के साथ जुड़ जाएं और अपने जितने भी साथीगण अपने साथ पढ़ रहे हैं उनको भी हमारे चैनल से ज़रूर जोड़िए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।